गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विश्व में मानव अधिवास। विश्व में मानव अधिवास। कल अपन ने अधिवासों के प्रकार पढ़े थे। ग्रामीण अधिवास में 4 प्रकार पढ़े थे, उनकी विशेषताएं, किन किन क्षेत्रों में उनका वितरण है। आज है 2 इनके मानव अधिवास में 2 बताए थे, ग्रामीण और नगरीय अधिवास। तो अपन ग्रामीण अधिवास पढ़ रहे थे, उनका वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा था संघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, अगला था मिश्रित अधिवास और पंक्तीय अधिवास। ठीक है, अब है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अब प्रतिरूप का क्या मतलब होता है? प्रतिरूप में ये होता है कि किस प्रकार से वहां बस्तियों में, जैसे अपन ने पढ़ा था कि वहां पर संगन बस्ती में, संगन अधिवासों में पास पास घर बने रहते हैं, वो किस प्रकार की उनकी बसावट रहती है, यह इनके प्रतिरूप होंगे, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनमें देखो ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप कि किस प्रकार के उनके घरों का जो आवास है वो किस प्रकार के बने हुए होते हैं। इनमें अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। आकार के आधार पर किए गए विभाजन को, कि पास पास घर बने हुए हैं या दूर दूर बने हुए हैं, या किसी नदी के किनारे हैं, या मंदिर के चारों ओर हैं, या तालाब के चारों ओर, इस प्रकार से अलग अलग प्रतिरूपों में बांटा है। अब पहला है वो किस कारण से होते हैं, आवासों का प्रकार को प्रतिरूप कहा जाता है। अब आवासों का प्रकार किससे प्रभावित होता है, वो वहां पर देखो धरातल का स्वरूप। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं आवासों के प्रकारों को? धरातल का स्वरूप, कि धरातल वहां का कैसा बना हुआ है, ऊबड़ खाबड़ है या पहाड़ी क्षेत्र में अलग प्रकार के आवास होंगे, मैदानी क्षेत्र में अलग, जैसे किसी पहाड़ी के चारों ओर फैले हुए हैं या एक तरफ फैला हुआ है, इस प्रकार से। दूसरा है इसमें धरातल का स्वरूप हो गया। दूसरा है इसमें नदियां, जलाशय ये आ जाएंगे इसमें, कि नदी के किनारे बसा हुआ है या कोई जलाशय के चारों ओर बसा हुआ है। इसके बाद है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक में कौन सा आएंगे कि वहां कोई ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है, उसके चारों ओर है, या कोई ऐसा ऐतिहासिक कारक कि पुरानी बिल्डिंग है या पुराना टीला है, पुरानी पहाड़ी है, वो कोई इससे। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक वो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जैसे समाज एक तरह का समाज है, समाज मतलब जैसे हिंदू लोग रहते हैं उनकी बसावट अलग रहती है, मुसलमान रहते हैं वो वहाँ मस्जिद होगी उसके चारों ओर, या कोने में मंदिर होगा, इस प्रकार से वहाँ सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगला है परिवहन मार्ग। कई बार ऐसे होता है कि कोई रेल लाइन जारी है या कोई मुख्य सड़क मार्ग है, उसके चारों ओर जो बसावट हो जाती है वो परिवहन मार्ग भी आवासों को प्रभावित करता है। परिवहन मार्ग एवं धार्मिक कारक। ठीक है, ये इन आवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे धरातल का स्वरूप, वहाँ धरातल का स्वरूप कैसा है, नदियां हैं, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है, उसमें आवासों का प्रकार अलग अलग मिलेगा। इसी प्रकार से है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक में भी यही आ जाएंगे कि कोई इतिहास में कोई धरोहर है, या कोई जैसे युद्ध के मैदानी क्षेत्र है, या कोई ऐसी बिल्डिंग है उसके चारों ओर बना हुआ है, या कोई प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में मैंने बताया कि एक समाज में अलग बसावट होती है और दूसरे में अलग। जैसे सामाजिक कारक इसको कि हिंदू का बाहुल्य है, वहां पर जैसे मंदिर भी मिलेगा, वहां उस क्षेत्र में चाहे ग्रामीण हो, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे देखते हो कि गांव के बीच में मंदिर रहता था, पहले भी देखते थे आप,
तो इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी वहाँ प्रभावित करते हैं। और परिवहन मार्ग, जैसे कोई रेल मार्ग जा रहा है, वहाँ से उसके दोनों साइड जो मकान बन जाते हैं, बसावट हो जाती है, तो वो आवासों का प्रकार अलग अलग होता है। अब इसके प्रतिरूप कौन कौन से हैं, ये देखो। सबसे पहले ये तो थे इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें धरातल का स्वरूप, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवहन मार्ग एवं नागरिक कारक। अब आगे है प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, इसमें देखिए। सबसे पहला है रेखीय प्रतिरूप। सबसे पहला है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ढंग से समझना है, यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखीय प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है रेखीय प्रतिरूप में, कि कोई भी नदी में या रेल मार्ग के या सड़क मार्ग के सहारे जो रेखा के रूप में जो बसावट होती है या आदिवास बने हुए होते हैं, उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझ लो कि ये तो जा रही है सड़क मार्ग है, ये मुख्य सड़क मार्ग या परिवहन का मार्ग, रेल मार्ग भी मान सकते हो। अब इधर से यह नदी आ रही है, तो अब बसावट क्या होगा, बसावट कैसे होगी, जैसे इसके चारों ओर ठीक है, दोनों साइड में रेखा के रूप में जो आवासों का आकार हो जाता है, उसे रेखीय प्रतिरूप। अब ये नदी है, तो नदी के कई गांव ऐसे होते हैं जो नदी के किनारे बसे होते हैं या सड़क मार्ग के किनारे, तो इनमें भी इसी प्रकार से ये आवासों का निर्माण होगा। जैसे ऐसे ये आवास यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसके नदी या रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, उसके दोनों रेखा के रूप में जो आवास बन जाते हैं, उसे रेखा। आपको चित्र सहित अधिकतर, अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो कई बार पूछ लिया जाता है चित्र सहित वर्णन कीजिए, जैसे रेखीय प्रतिरूप है उसका चित्र सहित, तो आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, रेखीय प्रतिरूप में क्या होता है, किसी सड़क मार्ग या रेल मार्ग या नदी, इसके चारों ओर जो बसावट होती है, विकास होता है बस्ती का, उसे रेखीय प्रतिरूप अधिवास कहते हैं। इसमें आवास पास पास होते हैं और पंक्तिबद्ध होते हैं। ठीक है, पंक्तिबद्ध का एक लाइन में रेखा के सारे होते हैं, जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। ये अधिवास कहाँ पाए जाते हैं, गंगा यमुना का मैदान अपने मैदानी क्षेत्र है ना, यमुना के मैदानी क्षेत्र में और हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार के हिमालय क्षेत्र में ये आवास पाए जाते हैं। अब आपको यही याद रखना है, ये मुख्य मुख्य बातें ये इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसे ये इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें आपको सारी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब रेखीय प्रतिरूप में आ गया होगा आपके समझ में कि किसी सड़क मार्ग, रेल मार्ग या नदी के किनारे जो पंक्तिबद्ध आवासों का निर्माण होता है, उसे रेखीय प्रतिरूप आवास कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आवास तो जो आवासों का आकार है वो पास पास होता है, मकान पास पास बने होते हैं, लेकिन एक पंक्तिबद्ध रेखा के पंक्ति में बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यह तो हो गया रेखीय अधिवास। अब दूसरा है तीर प्रतिरूप। यह गंगा यमुना के मैदान और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है तीर प्रतिरूप। तीर के आकार में जो बसे हुए होते हैं उन्हें तीर प्रतिरूप कहते हैं। तीर प्रतिरूप में देखो, इसमें किसी भी देखो इसमें देख रखा, किसी आंतरिक के शीर्ष पर नदी के विसर्ग के सारे या दो आग के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप प्राय तीरनुमा आकृति में होता है। तीर इस प्रकार की आकृति होती है ना, जैसे
या तो दो नदियां मिलती हैं जहाँ पे, और उनके बीच का जो क्षेत्र होता है, अब ये यहाँ जो बसावट होगी ना, यहाँ मकान बन जाएंगे ना, ये बसावट होगी, उसे तीर प्रतिरूप, इसके बीच में दो आब क्षेत्र के, दो आब का मतलब होता है जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं उनके बीच में जो ये जगह बनती है ना, ये तीरनुमा आकृति, इनके बीच में जो बसावट होती है उसे तीर प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच में ये मकान बन जाते हैं सारे में, जैसे ये दो नदियां आके मिलती हैं, दो आब क्षेत्र होता है या उसे घिरा हुआ क्षेत्र होता है, यह कौन सी आकृति हो जाएगी? तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप। ठीक है, अब अपने रेखीय प्रतिरूप पढ़ा था, किसी नदी या सड़क मार्ग या रेल मार्ग के सारे पंक्तिबद्ध होते हैं। अब इसमें तीरनुमा आकृति के बीच में बसे हुए होते हैं। ऐसे स्थान पर अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, जिससे अधिवास का विकास पृष्ठभूमि की तरफ होता है, जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास। ठीक है, अब इसमें ये जो नदियां जो यहाँ मिलती हैं, इनमें क्षेत्र में ये दोनों यहाँ मिलेंगी तो काफी बड़ा पानी का क्षेत्र होता है, तो जो इसके बीच में जगह बसती है ना, इसी में अधिवासों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ये चित्र बनाना है। अगर तीरनुमा प्रतिरूप पूछ लिया जाए ग्रामीण में, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप पूछे जाए तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि दो प्रतिरूप लिखिए, या कई बार उनके नाम दे दिए जाते हैं कि उनका तुलनात्मक वर्णन कीजिए। कहाँ पाए जाते हैं ये? भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी में, और ये जो चिल्का झील है उड़ीसा में, इसके पास ही इस प्रकार के तीरनुमा आकृति पाई जाती है। ठीक है, अब तीसरा है, यह प्रतिरूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है त्रिभुजाकार प्रतिरूप, यह इससे मिलता जुलता ही है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अब त्रिभुजाकार प्रतिरूप में आपको पता ही है कि त्रिभुज के आकार में, ठीक है, देखो इसमें जब नदियां, नहरों या सड़कों का संगम होता है और ये एक दूसरे काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवासों को विकसित होने के लिए दोनों नदियां, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होते हैं। अब देखो कई बार ऐसे होता है इस प्रकार से, जैसे इधर से ये नदी जा रही है, ये दो नदियां हैं, इधर से ये कोई भी सड़क मार्ग या रेल मार्ग जा रहा है, तो अब इसके अंदर जो प्रतिरूप होगा, आवासों का जो निर्माण होगा, वो कौन सा प्रतिरूप कहलाएगा? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ठीक है, ये इसके अंदर जो आवासों का निर्माण होगा, किसी भी नदियों, नहरों और सड़कों के संगम होता है, नदी आकर मिलती है या सड़क आकर मिलती है, नहरें आकर मिलती हैं, उनके बीच में जो आवास विकसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार आवास। ठीक है, प्रतिरूप भी बोल सकते हो आप। भारत में हरियाणा और पंजाब ऐसे अधिवास कहाँ मिलते हैं? पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि पंजाब में अधिकतर नदियां आकर मिलती है ना आपस में, 5 नदियों का संगम स्थल है, और वहां पर कई छोटी छोटी जैसे नहरें, वितरिकाएं भी निकाल रखी हैं, तो उनके बीच में जो विकास होता है अधिवासों का या आवासों का, उसे कौन सा प्रतिरूप कहते हैं? पंजाब और हरियाणा में मुख्यतः पाया जाता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। पंजाब और हरियाणा में आप अपने देखो 3 पढ़े हैं रेखीय प्रतिरूप, कोई भी नहर या नदी के सारे या रेल लाइन के सारे जो पंक्तिबद्ध रेखा के रूप में प्रतिरूप बनते हैं, आवास बनते हैं, उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? गंगा यमुना के मैदान में और हिमालय क्षेत्र में। तीर प्रतिरूप में जब तीरनुमा आकृति के अंदर जब दो या तो नहरें मिलती हैं या नदियां मिलती हैं, उनके बीच का दो आब क्षेत्र रहता है, उनके बीच में जो तीरनुमा आकृति में आवास बनते हैं उसे तीर प्रतिरूप कहते हैं। यह कहाँ मिलता है? मुख्यतः झीलों वाले क्षेत्र में, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में है,
कन्याकुमारी में इस प्रकार की आकृति मिलती है। अब त्रिभुजाकार प्रतिरूप जहाँ पर ये आपस में काटते हैं त्रिकोणनुमा आकृति में, जैसे यहाँ समझ लो नहर है, नदी है, इसमें एक नहर वितरिका निकाली गई, फिर यहाँ मुख्य सड़क मार्ग निकल गया, तो उनके बीच में जो आवास बनेंगे उसे कौन सा प्रकार कहेंगे? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ये कहाँ मिलते हैं? मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में। अब आगे है आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप। 3 आपके हो गए हैं। अब अगला है चौथा आयताकार या चौपट्टी। अब देखो नाम से ही हो रहा है आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है? आयताकार रूप में देखो इसमें दे भी रखा है, जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है तो आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। जैसे देखो 2 सड़कें ऐसे, ठीक है ना? आयताकार प्रतिरूप में देखो जब या तो इस प्रकार से काटेंगे, जैसे एक सड़क ये जा रही है, इसको एक सड़क ये काटे, मुख्य मार्ग होते हैं ये, या इसी प्रकार से ये जो, अब इसके जो चारों ओर जो ये प्रतिरूप बनेंगे या आवास बनेंगे, इनके चारों ओर जो ये समकोण पर काटती हैं इनमें, और इनके चारों ओर जो ये आवास बनेंगे इन्हें कौन से आवास कहेंगे? आयताकार। अभी ठीक है। आयताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं? जो 2 सड़कें मुख्य मार्ग या तो सड़क मार्ग भी हो सकते हैं, या जैसे एक तरफ रेल मार्ग निकल रहा है दूसरा मुख्य सड़क मार्ग निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसके चारों तरफ जो बस्ती या आवासों का निर्माण होगा उसे कौन से प्रतिरूप कहेंगे? आयताकार। आयत के रूप में हो गए जो समकोण पर काटते हैं, यह चीज ध्यान रखनी है आपको, जो समकोण पर काटते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के आवास को क्या कहेंगे? आयताकार प्रतिरूप। अब 5वां है, अगला है अपना आयताकार के बाद में है अरीय त्रिज्या। 5वां यहाँ लिख देती हूँ, अरीय त्रिज्या। ये सारे मिलते जुलते ही हैं प्रतिरूप। अब इसमें देखो क्या होगा अरीय त्रिज्या में कि एक स्थान से, जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें मिलती हैं तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियां पर चौराहे पर मिलने के समानांतर नहीं होती हैं। अब अरीय का मतलब देखो इसमें है कि जैसे मुख्य मार्ग से ये समकोण पर नहीं होती हैं, किधर मार्ग निकल गया किधर, जैसे कोई भी गांव में बसावट होती है, एक तरफ उसके मुख्य नहर निकली हुई होती है, दूसरी तरफ दूसरे गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग निकला हुआ होता है, ठीक है, जो उसको गांव से दूसरे गांव से जोड़ता है, या तीसरे में उससे तीसरी साइड में क्या होता है कि मुख्य नगर से जोड़ता है एक मार्ग। तो इनके बीच में जो आवासों का निर्माण होगा उसे क्या कहा जाएगा? अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इनके बीच में, या आप यूं भी कह सकते हो कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई जलाशय, बड़ा तालाब है या बड़ी झील है, उसके चारों ओर मुख्य अलग अलग वितरिकाएं भी निकलती हैं, उनके बीच में भी ये आवासों का जो निर्माण हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। अब ये इस प्रकार से बसावट होती है इनके बीच में, ठीक है ना? आवासों के पास पास ही होते हैं आवास, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में आवास पास पास होंगे। इससे ये जरूरी नहीं है 2 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले या 3 निकले, ठीक है, लेकिन यह न तो सीधी रेखा में होते हैं। अरीय त्रिज्या का मतलब है कि अलग अलग स्थानों पर ये निकलते हैं और उन्हीं के फिर चारों ओर बसावट हो जाती है। कई गांव आप देखते होंगे ना कि उससे मुख्य मार्ग, जैसे गांव बसा हुआ है, एक तरफ उसका एक रास्ता निकलता है दूसरे गांव से जोड़ने के लिए, दूसरा रास्ता निकलता है उसको मुख्य नगर से जोड़ने के लिए, ठीक है, फिर तीसरा रास्ता निकलता है उससे कि मुख्य कोई भी वो है, जैसे मुख्य रेल मार्ग है, उससे मिलाने के लिए उसका रास्ता। तो ये कौन सा प्रतिरूप हो जाएगा? अरीय त्रिज्या प्रतिरूप, ठीक है। अब ये
अरीय तिरछा प्रतिरूप के बाद में है अब यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अरीय तिरछा प्रतिरूप। आपको एक तो ये प्रतिरूप किस प्रकार से बसावट होती है इनकी, दूसरा यह किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं, इस प्रकार के प्रतिरूप किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो अब ये अरीय तिरछा प्रतिरूप कहाँ मिलता है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। और अपने भारत में घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, जैसे अपने भारत की बात करें मैदानी क्षेत्र, तो ये मैदानी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि किन क्षेत्रों में, अब जैसे आपने आज 5 पढ़े हैं, रेखीय प्रतिरूप, रेखा के आकार में जो नदी के किनारे भी हो सकते हैं, रेल मार्ग के किनारे भी हो सकते हैं, या सड़क मार्ग के किनारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीर प्रतिरूप में, तीरनुमा आकृति में 2 क्षेत्र के बीच में। तीसरा है त्रिभुजाकार प्रतिरूप में जो उनको काटते हैं, या तो कोई मुख्य नहर आकर किसी मुख्य सड़क मार्ग पर मिलती है, तो उनके बीच में जो आवास बनते हैं उसे त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार प्रतिरूप में जो समकोण में काटते हैं एक दूसरे पर, चाहे वो मुख्य सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, इस प्रकार से समकोण में काटते हैं। अरीय तिरछा में अलग अलग दिशाओं में रास्ते निकलते हैं और उनके बीच में जो बसावट होती है वो अरीय तिरछा प्रतिरूप कहलाती है। किन किन क्षेत्रों में ये मैंने बता दिया अभी। त्रिभुजाकार प्रतिरूप मुख्यतः पंजाब और हरियाणा मिलते हैं। तीर प्रतिरूप भी जो इसमें है, यह जो झीलें मिलती हैं मुख्यतः अपन ने पढ़ा, जैसे उड़ीसा में चिल्का झील है, उसके चारों ओर मिलते हैं। रेखीय प्रतिरूप गंगा यमुना दोआब के मैदान में और हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। आयताकार प्रतिरूप हैं वो भी अधिक आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों में ही मिलते हैं। अरीय तिरछा प्रतिरूप अधिक आबादी वाले समतल मैदान में इनका निर्माण होता है। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे, इनके और भी कई प्रतिरूप हैं, तो इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे।